हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन ने दिया है कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की 0.25:1 है। अगर आप इन ट्रांजेक्शन्स को करते हो तो आपकी रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी या कोई चेंज नहीं आएगा, यही आपको बताना है विद रीजन। तो सबसे पहले समझो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसमें हमें चाहिए क्या होता है, हम किस चीज का कंपैरिजन करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों चीजों का आप आपस में कंपैरिजन करते हो। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों का टोटल मिलकर लॉन्ग टर्म डेट बनता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो भी पैसा आपका बिजनेस में लगा है, वो चाहे ओनर का है या बाहर से बोरो करके, टोटल आपका जितना भी पैसा बिजनेस से लगा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आपकी ये रेशियो बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पैसा लगा है उसमें बाहर की बोरोइंग्स का प्रोपोर्शन क्या है, राइट। तो ये रेशियो जितनी हाई होगी उतनी खराब, जितनी लो होगी उतनी अच्छी। हाई होगी तो वो बताएगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा पैसा बाहर का लगा हुआ है और कम पैसा ओनर का है। तो जितना पैसा बाहर का कम होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है ना। तो अब इस ट्रांजैक्शन को चेक करो और इस ट्रांजैक्शन को देखो कि इस ट्रांजैक्शन को करेंगे तो हमारे अकाउंट्स में कहाँ का इंपैक्ट आएगा। अगर आपने मशीनरी को खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी को, और उसकी पेमेंट आपको 6 महीने में करनी है, तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी नॉन करेंट एसेट है। नॉन करेंट एसेट बढ़ गई तो टोटल एसेट बढ़ जाएगी। और इसकी पेमेंट 6 मंथ्स में करनी है, मतलब विद इन 12 मंथ्स करनी है। तो एक तरह से ये आपके वो क्रेडिटर है जिसको आपको विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटी है। तो क्या इस ट्रांजेक्शन से आपकी लॉन्ग टर्म डेट पर कोई इंपैक्ट आया? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई इंपैक्ट आया? नहीं, दोनों पर इंपैक्ट नहीं आया। तो एनालिसिस करने के लिए हमें फिगर्स को एज्यूम करना होगा, तभी हम इजीली एनालिसिस कर पाते हैं। तो देखो, अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है तो 0.25 उसकी लॉन्ग टर्म डेट्स है, तो 25,000 मान लो। और अगर आपने मशीनरी परचेज की 10,000, जिसका आपकी लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, तो क्या हमारी रेशियो पर इंपैक्ट आएगा? नहीं। नई फिगर भी आपकी वही सेम है, जैसे पहले रेशियो थी वही सेम रेशियो आएगी। तो कोई चेंज रेशियो में नहीं है। नो चेंज इन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एज देयर इज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। नेक्स्ट है, आपने एक लैंड को बेचा। लैंड आपने जो 20 लाख रुपए की बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, बुक वैल्यू का मतलब जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, बैलेंस शीट में शो की है, 20 लाख की लैंड को सेल किया, बेचा, कितने में? 30 लाख रुपए में। अब बताओ कहाँ का इम्पैक्ट आएगा। आपने एक तो अपनी एसेट बेच दी, ठीक है, नॉन करेंट एसेट चली गई। लैंड आपकी फिक्स्ड एसेट है, नॉन करेंट एसेट है, वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हुई तो आपकी टोटल एसेट भी कम हो गई। लेकिन बेचने पर आपको कैश मिला तो कैश बढ़ा, तो करंट एसेट बढ़ी, टोटल एसेट बढ़ी। कितने से? कैश तो आपको 30 लाख का मिला। अब जो ये एसेट आपने बेची, ये आपको 10 लाख के प्रॉफिट के साथ आपने बेची, तो ये 10 लाख का प्रॉफिट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कंपनी है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे और आपका इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे सरप्लस बढ़ेंगे, सरप्लस बढ़ेंगे तो सरप्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस आपका किसका हिस्सा है? शेयर होल्डर्स फंड का। तो शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा और शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेंगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी जो पहले 1 लाख हमने एज्यूम की है वो 10 लाख से बढ़ गई
11 लाख हो गई। लॉन्ग टर्म डेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो रेशियो अब आपकी क्या हो जाएगी नई फिगर के साथ, 25,000 अपॉन 11 लाख। रेशियो पहले से काफी डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन का मतलब अब यहां पर क्या हुआ, पहले से जो शेयर होल्डर्स फंड है उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड में इसका मतलब हमारी इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ गया है और लॉन्ग टर्म डेट्स का प्रोपोर्शन घट गया। तो डिक्लाइन इन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट्स बट इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, change in denominator is more than the numerator will decrease the ratio। अब नेक्स्ट है आपने रिपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ 10% बैंक लोन। अब इसका क्या मतलब है, 10% बैंक लोन ये नाम है, ये एक बैंक लोन आपने लिया है जिस पर आपको 10% का इंटरेस्ट देना है। तो ये नाम है, इस नाम से आपको ये पता चलता है इस पर इंटरेस्ट कितना देना है। तो रिपेमेंट ऑफ हाफ, हाफ का मतलब जितना भी लोन आपने लिया हुआ है उसकी आधी पेमेंट आपने कर दी। तो अगर आपने बैंक लोन की पेमेंट की तो पहले समझो बैंक लोन है क्या, क्या आपकी लॉन्ग टर्म डेट है या करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कवर होता है, तो अगर आप उसकी पेमेंट कर दोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो जाएगी और आपकी लॉन्ग टर्म डेट कम हो जाएगी। और पेमेंट करोगे तो कैश कम होगा और कैश कम होगा तो करंट एसेट कम होगी और करंट एसेट कम होगी तो टोटल एसेट कम होगी। अब यहाँ आपकी रेशियो को अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट पे इम्पैक्ट आ रहा है। मान लेते हैं हमने लोन 10,000 का पे करा है, हमें फिगर एज्यूम करनी पड़ेगी। हमने 10,000 का लोन पे किया तो लॉन्ग टर्म डेट आपकी 25,000 से कितनी रह जाएगी, 15,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें भी तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट एडिट होती है। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट अगर घटेगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी इंपैक्ट आएगा क्योंकि इसमें भी लॉन्ग टर्म डेट एक हिस्सा है। तो अब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी रहेगी, 90,000। तो आप लोग जो बेसिकली गलती करते हो वो ये कि अगर लॉन्ग टर्म डेट घट रहा है तो लॉन्ग टर्म डेट में से तो माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस ही नहीं किया, तो रेशो आपकी गड़बड़ हो जाती है। अब रेशो नई फिगर के साथ क्या आएगी, 15,000 अपॉन 90,000। तो रेशो क्या हुई, पहले से घट गई। क्यों घटी, जो आपका प्रोपोर्शन है न्यूमरेटर का वो ज्यादा घटा। न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर। तो 10,000 रुपए जो घटे आपके इस लॉन्ग टर्म डेट के लिए वो बड़ा फिगर है, एक बड़ी अमाउंट घट गई। और 1 लाख में से 10,000 घटाए तो एक तरह से आपने 10% ही घटाए। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा घटा, आपके न्यूमरेटर का, ऊपर वाले नंबर का प्रोपोर्शन ज्यादा घटा। तो न्यूमरेटर जब ज्यादा घट जाएगा तो आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आपने इशू किए 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसको आपने 6% डिस्काउंट पर इशू किया और जिसकी पेमेंट आप 4% प्रीमियम के साथ करोगे। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, पैसा कम ले रहे हो और पेमेंट ज्यादा करोगे। मान लेते हैं 100 रुपए का डिवेंचर है जिस पर आप 6% डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब 94 रुपीज लेकर के आप उसे 100 रुपए का डिवेंचर दे रहे हो, ठीक है। और जब रीपेमेंट करोगे तो आप उससे कह रहे हो कि मैं आपको 104 रुपए दूंगा। तो एक तरह से आपने 94 रुपीज लेकर के कितने रुपीज दिए, 104। तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है आपको, पूरे सीधा सीधा 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप 94 रुपीज लेकर के 104 रुपए दोगे। ये जो डिबेंचर्स पे पैसा इकट्ठा करो एक तरह से लोन है, लोन है जिसकी आपको रिपेमेंट करनी ही होगी आफ्टर अ पीरियड। तो जब पेमेंट करोगे तो जितना पैसा लिया उतना ही रिपे नहीं करोगे, जो कंडीशन आपने सेट की है उस कंडीशन पर आपको उसे पे करना होगा, जैसे कि 4% प्रीमियम। तो इस केस में क्या हुआ, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी इंक्रीज हो गई, कितने से, 8 लाख से। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो आप जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर समझोगे तब ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर देखो जब हम डिबेंचर्स को आगे जाकर के पे करेंगे प्रीमियम, वो प्रीमियम आज ही हमें पता है कि ये हमारी लाइबिलिटी है,
ये खर्चा है जो हमें पे करना ही करना है। तो जब जो खर्चा डेफिनेट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है कि हमें पे करना ही करना है और करना ही होगा, तो वो हम बुक्स में पहले ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको ये रूल फॉलो करना होता है। अगर कोई खर्चा है, वो आपको पता है ये डेफिनेट है, श्योर है, और उसकी फिगर भी डेफिनेट है, इतना ही आपको पे करना है, तो वो आप खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि यहाँ पर 8 लाख पर जो 4% प्रीमियम बनेगा वो 32,000 आगे जाकर के आपको पे करना है, और वो फाइनल है, ये पे करना है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, जिसे हम कहाँ बुक करेंगे, कहाँ शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आप इसको शो करोगे 32,000 रुपए, जो कि आपको पे करना है। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म डेट आपके कितने हो गए, इतनी अमाउंट से बढ़ जाएंगे। और आपने जो ये खर्चा है, अगर आज ही आपको पता है, तो आगे होने वाला खर्चा आप आज ही डाल के खत्म करते हो। जैसे कि हमने इसको लाइबिलिटी में बुक किया ना, तो इसका मतलब ये खर्चा डाला, तभी तो आपने डाला कि ये पेबल है। ठीक है, लेकिन ये खर्चा आप आज ही डाल लेते हो। तो 48,000 का तो डिस्काउंट, जो पैसा आपको मिला वो कम मिला, 6% कम मिला, 94 रुपीज मिले। 100 की जगह 94 रुपीज मिले, तो वो 6 रुपए का नुकसान तो आज की डेट का, ये नुकसान नुकसान है तो खर्चों में डालोगे। और ये कल होने वाला नुकसान, लेकिन आज ही हमें पता है, तो हम आज ही इसे बुक्स में डालेंगे। तो ये 32,000 का नुकसान, तो ये टोटल 80,000 रुपीज का नुकसान आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिक्रीज कर देगा। और रिजर्व्स एंड सरप्लस घटेंगे, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड घट जाएगी। तो अब देखो लॉन्ग टर्म डेट पर आपका कहाँ क्या कितना इंपैक्ट आएगा, 8,32,000 से लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड पर क्या इंपैक्ट आएगा, एक तो उसका सरप्लस घट जाएगा 80,000 से, और लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाएंगे, 8,52,000 हो जाएगा। रेशो क्या बन जाएगी आपकी, पहले से ये रेशो काफी इंक्रीज हो गई है। क्यों, क्योंकि अब आपका लॉन्ग टर्म डेट बढ़ गया है, न्यूमरेटर बढ़ गया, और न्यूमरेटर का प्रोपोर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपका डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन कम रह गया। तो जब न्यूमरेटर का प्रोपोर्शन 25,000 से सीधा 8.5 लाख हो गया, तो ज्यादा बढ़ गया ना, तो इसकी वेटेज ज्यादा हो गई, इसकी वेटेज ज्यादा है तो रेशो बढ़ जाएगी। राइट, नेक्स्ट है, आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 लाख की कोई मशीनरी खरीदी, और उसके लिए आपने, वेंडर का मतलब जिससे आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसको आपने कैश में पेमेंट करने के बजाय अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए। नहीं समझ में आया, तो समझो, देखो, अगर आपने पब्लिक में शेयर्स को इश्यू किया होता, तो आपको क्या मिलता, कैश मिलता, और उस कैश को ले जाकर के आप मशीनरी खरीदते। राइट, तो आप क्या करते, कैश देते और मशीनरी लेते। उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर कैश पब्लिक से इकट्ठा करने के बजाय, जिसे मशीनरी खरीदनी है, जिससे हमने मशीनरी खरीदी है, उसी को ही हमने डायरेक्टली शेयर्स अलॉट कर दिए। हमने उससे मशीनरी ली, उसको शेयर्स दिए, जिसके बदले उसने हमें ना तो कैश दिया, ना हमने उसको कैश दिया। हमने क्या किया, हमने मशीनरी ली तो उसको शेयर से अलॉट किए बिना पेमेंट लिए, और ये माना कि पूरा पैसा इनका शेयर से रिलेटेड हमें मिल चुका है। तो अगर इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर आपने पढ़ा है या पढ़ोगे, तो वहां पर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब आप कोई भी एसेट खरीदते हो और उसकी जगह आप उसको पेमेंट करने की जगह अपने शेयर से अलॉट करते हो, तो वो क्या हो गया, इन काइंड चेंज हो गया, कैश नहीं जाता, लेकिन आपने इक्विटी शेयर अलॉट किए जिसके लिए आपको कैश नहीं मिला। आई होप समझ में आ गया। तो आपने शेयर्स इशू किए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई तो शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हुई। इधर आपने मशीनरी खरीदी तो नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुई और टोटल एसेट इंक्रीज हुई। तो आपके किस चीज पर इंपैक्ट आ रहा है, रेशो के हिसाब से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पर इंपैक्ट आ रहा है। 10 लाख रुपए से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई, 11 लाख हो गई, तो पहले से रेशो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो इतना बढ़ गया कि आपका न्यूमरेटर तो बहुत ही छोटा रह गया।
तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज्ड बट नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड proportion of the denominator is more than the numerator, so it is decline. नेक्स्ट है आपका डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। अब ये क्या है समझो, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है और जो शेयर्स खरीदता है वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है, एक तरह से ओनर बन जाता है, और ओनर का उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पर हिस्सा होता है, राइट। तो कंपनी शेयर्स पर जो प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। शेयर्स पर जो उनको एज ए प्रॉफिट मिलता है वो डिविडेंड होता है। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तभी तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो कंपनी के डायरेक्टर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर हमें इस साल प्रॉफिट हुआ तो हम आपको डिविडेंड देंगे। तो ये क्या हुआ, एक कंडीशन पर बेस हो गया कि ऐसा हुआ तो हम आपको देंगे, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। जब कोई चीज आपकी किसी कंडीशन पर बेस्ड है, कोई पेमेंट आपको करनी है लेकिन वो कंडीशन पर बेस्ड है कि ऐसा होगा तो हम पे करेंगे, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नोट्स टू अकाउंट में बस शो करते कि ऐसा हमें करना हो सकता है। तो आपकी ना तो लॉन्ग टर्म डेट पर इंपैक्ट आएगा ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड पर। जब कोई इंपैक्ट ही नहीं है तो रेशो भी आपकी वैसे की वैसे रहेगी, कोई चेंज ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अभी तक आपने पढ़ा कि प्रपोज्ड डिविडेंड था, अब क्या हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब क्या हुआ, जो प्रपोज किया था डायरेक्टर्स ने, अब इस साल प्रॉफिट भी हो गया, प्रॉफिट हो गया तो अब इन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड देंगे तो कहाँ इंपैक्ट आएगा, पहले समझो। आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया कंपनी का, और जितना भी प्रॉफिट बचता था उसमें से हम टैक्स को हटा करके उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देते थे, राइट। लेकिन अब क्या होगा, टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका एक हिस्सा आप एज डिविडेंड बांटोगे। तो अब आप जितना हिस्सा डिविडेंड में बांट रहे हो तो वो एक तरह से वो हिस्सा निकल जाएगा। मान लो 100 रुपए में से अगर आपने 50 रुपए बांट दिए एज डिविडेंड, तो 50 रुपए ही बचे जिसे आप बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करोगे, राइट। तो 50 रुपए तो आपके एज ए डिविडेंड निकल गए और 50 रुपए जो बचे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो गए। तो इससे क्या हुआ, आपका जो पहले 100 रुपए ऐड होने थे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अब वो 50 रुपए ऐड हुए, तो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस घट गया ना। इस डिविडेंड डिक्लेरेशन के वजह से आपका इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हो जाएगा और डिक्रीज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कैसे हुआ, क्योंकि डिविडेंड अभी आपको पे करना है, आपने डिक्लेयर कर दिया, अब वो डिविडेंड आपको पे करना है तो डिविडेंड पेबल आप शो करोगे, और पेबल है तो करंट लाइबिलिटी में, जिसको आपको विद इन 30 या 60 डेज में पेमेंट करनी ही होती है। तो विद इन 30 या 60 डेज मतलब करंट लाइबिलिटी। तो आपके यहाँ इस ट्रांजेक्शन की वजह से कहाँ इंपैक्ट आया, रिजर्व्स कम हो गए, रिजर्व्स कम हुए तो शेयर होल्डर्स फंड कम हुआ, शेयर होल्डर्स फंड कम हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। मान लेते हैं 10,000 का डिविडेंड बांटा तो 10,000 से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड घट गई, 90,000 रह गई। रेशो आपकी क्या हो जाएगी, पहले से इंप्रूव। इंप्रूव का मतलब यहाँ पर देखो, वैसे तो इंप्रूवमेंट का मतलब कि हमने अच्छा किया, लेकिन ये रेशो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में अगर हम समझें तो ये रेशो जितनी कम होगी उतनी अच्छी है, जितनी ज्यादा होगी उतनी खराब है। तो यहाँ इंप्रूव का मतलब है इंक्रीज। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव की बात करें कि हमने इंप्रूवमेंट की, तो ये रेशो जब कम होगी तब हम मानते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम है और हमारे ओनर का पैसा ज्यादा लगा है। तो एक तरह से इस वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो रॉन्ग मीनिंग निकलता है, लेकिन यहाँ पर इंप्रूव का मतलब है इंक्रीज। आपको इस फिगर से देखना है, ये फिगर इस फिगर से बड़ी हो गई तो इसका मतलब इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है। तो ये रेशो आपकी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट पर तो कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी क्या हुई,
डिक्रीज हो गई, तो प्रोपोर्शन ऑफ डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड, इस वजह से आपकी रेशो भी डिक्रीज हो गई, इंप्रूव हो गई, सॉरी। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है, लेकिन आपका डेट जो लॉन्ग टर्म डेट है वो तो एज इट इज है। तो ये फिगर जब कम हो गई तो आपकी रेशो इंक्रीज हो गई, इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। डिबेंचर्स आपकी क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट होती है, राइट, जिसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करते हैं। लेकिन जिस साल ये पेबल हो जाते हैं, मेच्योर होते हैं, आपको पेमेंट करनी है विद इन 12 मंथ्स, उस साल ये क्या बन जाते हैं, आपकी करंट लाइबिलिटी। आप उसे करंट लाइबिलिटीज में शो करते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इसको कवर करते हो। तो अगर आपने इनकी पेमेंट की तो आपकी किस अकाउंट हेड पर चेंज आएगा, आपकी एक तो करंट लाइबिलिटीज कम होगी और दूसरा कैश कम होगा। तो दोनों ही हमारी रेशो से रिलेटेड नहीं है। जब दोनों ही रेशो से रिलेटेड नहीं है तो हमारी लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज है, तो रेशो आपकी नो चेंज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी रेशो पर। इस ट्रांजैक्शन से आपकी करंट लाइबिलिटी घटेगी और कैश घटेगा, और इन दोनों के घटने से हमारी लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो रेशो आपकी जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। तो नो चेंज इन द debt to capital employed ratio as there is no change in long term debt and capital employed। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कर लिए, खत्म हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।